नमस्कार दोस्तों एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थशास्त्र विषय वस्तु की महत्वपूर्ण विषय मांग की लोच। हम पूर्व के वीडियो में मांग का परिचय और उससे संबंधित विभिन्न विषय और ऐसे ही मांग का नियम पढ़ चुके हैं। अब उससे जब हम आगे बढ़ते हैं मांग की लोच, तो मांग की लोच यह बताने का प्रयास करती है या मांग जो परिवर्तित होती है कीमत से या किसी भी अन्य कारण से, तो उसके परिवर्तित होने के क्या कारण है और वह किस हद तक कौन सा रिस्पॉन्स उसका आता है, कितना परिवर्तन होता है, किस दिशा में होता है, और उसको मापने का प्रयास करती है मांग की लोच। और यहाँ केवल नियम की तरह कम या ज़्यादा से नहीं, इसकी थोड़ा सा पैमाइश एक्यूरेसी की ओर हम जाने का प्रयास करते हैं कि कीमत में कुछ परिवर्तन होने से थोड़ा बहुत परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन, कम परिवर्तन, अधिक परिवर्तन, कीमत बढ़ना घटना, इसी से सभी से मांग की लोच, मांग में कितना मांग मात्रा जो व्यक्ति मांग रहा है उसमें कितना पर आता है, कुछ परिवर्तन आता है या नहीं आता है, तो उसको समझने का प्रयास है। उसके लिए मांग की लोच की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। अब देखिए, अब हम विस्तृत अध्ययन को तो केवल मांग की कीमत लोच का ही करना है आपने, और ये मांग की आय लोच और आड़ी लोच भी समझाया गया है और सूत्र दिया गया है, बस उतना ही रेफरेंस पे समझना है। जबकि मांग की कीमत लोच का अर्थ भी समझेंगे, परिभाषा भी देखेंगे, और इसके अलावा कीमत लोच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो दिया हुआ है कि मांग की लोच की श्रेणियां भी पढ़ेंगे, जो कि बताती है कि जो परिवर्तन हुआ वो क्या था, पूर्णतः लोचदार था, सापेक्षतः लोचदार था, इकाई लोचदार था, या सापेक्षतः विलोचदार था, पूर्णतः विलोचदार था। और इसी तरह से दूसरी तरफ हम मांग की कीमत लोच के लिए पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच मापने की रीतियां। ये में रीतियां हैं कुल व्यय रीति, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल थे। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, जिसके प्रतिपादन जो था प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। बिंदु रीति या ज्यामितिक रीति, जिसे अर्थशास्त्र में भी एक मांग की लोच नापने का एक तरीका माना जाता है। अच्छा, अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहेंगे, जैसे मांग की लोच का ही विस्तृत अध्ययन करेंगे और बाकियों का थोड़ा सा अर्थ और सूत्र हम समझेंगे। आगे इसको देखते हैं। मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, अगर कभी शब्द आ जाए कि मांग की लोच बताइए या शब्द आए कीमत लोच बताइए, तो दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, वो ये है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच। अब इसमें क्या होता है, इसमें वहां नियम की तरह कीमत कम या ज्यादा नहीं बतानी है, बल्कि यहां बताना है कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, मांग की लोच या मांग की कीमत लोच में और क्या ध्यान रखना है कि कीमत जैसे नियम में हम शुरुआत में रखते हैं ऐसे ही रखते हैं। मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, तो किस में परिवर्तन हम देख रहे हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं, और उसके परिवर्तन से उससे मांग में जो परिवर्तन आता है उसके अंशों की माप मांग की कीमत लोच है। अब सूत्र देख लेते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। जो देखिए, अब ये क्या है कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है ऊपर और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे। तो कभी क्या होता है, मांग की लोच पर आधारित ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी सूत्र पर आते हैं। अब इसका एक और विस्तृत रूप भी आ जाता है, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू P1 बटे Q0। तो इस तरह P0 माने बटे Q0। तो इस तरह का एक सूत्र और बन जाता है, उस पर आधारित कई सवाल आते हैं और इस पर भी कभी कभी आ जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। अब इसमें तो चूंकि मांग की लोच के कई और भी रीतियां हैं, तो फिलहाल मांग की लोच का अर्थ हमने समझा सूत्र सहित। अब देखते हैं मांग की आय लोच। इनका इस विषय वस्तु का ज्यादा हमने अध्ययन नहीं करना है। मांग की आय लोच उपभोक्ताओं की आय में, अब आय लोच है तो परिवर्तन आय में ही होगा,
तो उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन आता है उसके अंशों की माप मांग की आलोच है। तो मांग की आलोच में जो सूत्र बनता है, इसी तरह जैसे कीमत लोच में था मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत लोच में कीमत थी, अब यहाँ आना चाहिए स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आय लोच है तो मौद्रिक आय में प्रतिशत परिवर्तन। इस तरह से ये अर्थ और सूत्र आपके लिए प्रस्तुत है। और अब हम देखते हैं मांग की आड़ी लोच। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले समझिए, अब अर्थशास्त्र में हम नियम ही बताते हैं, और नियम बताने के लिए हमको कुछ निश्चित मान्यताओं पर चलना पड़ता है। मान लिया जाए अर्थशास्त्र में हमारे पास दो वस्तुएं हैं, आड़ी लोच कब बनेगी? दो वस्तु चाहिए, दो वस्तु चाहिए, उनकी कीमतें अपनी अपनी होंगी, जैसे एक्स और वाई हमने लेट सपोज मान लिया। अब ये दो वस्तुएं और इनकी कीमतें अपनी अपनी निश्चित होंगी। तो लेकिन होता क्या है, ये स्थानापन्न वस्तु मान के चलिए, इनको स्थानापन्न है, जैसे गुड़ चीनी। तो एक गुड़ की कीमत में परिवर्तन से चीनी में कितना अंतर आता है उसकी मांग मात्रा में, कीमत बदलेगी एक की और मात्रा बदलेगी दूसरे की। तो यह समझना है कि जैसे मान लिया गुड़ और चीनी है एक्स वाई, तो गुड़ की कीमत में कमी आ गई तो चीनी की मांग बढ़ सकती है। गुड़ की कीमत में वृद्धि हो गई, इसकी कीमत में अगर वृद्धि होगी एक्स की गुड़ की, तो चीनी खरीदेंगे ज्यादा। अगर गुड़ कीमत कम हो गई तो सर्दियों में चाहेंगे कि चलो गुड़ से ही हम कर लें। जो अर्थशास्त्र का नियम इस तरह से आड़ी लोच प्रस्तुत करता है। तो इसको समझते हैं, एक्स और वाई वस्तु में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब कीमत एक्स की बदलेगी या वाई की बदलेगी, किसी एक की बदलेगी। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है, एक वस्तु की तो कीमत बदल रही है, उससे दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आ रहा है, तो यही उस मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसके अंशों की माप मांग की आड़ी लोच है। तो हम ये अंशों की माप, तो जितने भी लोच हम समझेंगे सब जगह लिखना पड़ेगा उसके अंशों की माप, और ये है मांग की आड़ी लोच। सूत्र बन जाता है इसलिए वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ पे परिवर्तन हमने वाई की मांग मात्रा ले ली तो एक्स वस्तु का कीमत परिवर्तन होगा। तो ये सूत्र बन जाता है, वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे एक्स वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखते हैं, अब हम कीमत लोच को बढ़ा के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर श्रेणियां, जैसे परीक्षा में पास होने वालों के लिए हमने डिवीजन बना रखी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही अगर हम मांग के नियम से में तो दो ही कैटेगरी, कीमत कम या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, लेकिन हमने लोच की श्रेणियां यहाँ बढ़ा दी है, 5 कर दी हैं। मांग की लोच की श्रेणियां की हम उसको कैटेगरी वाइज बांट दें तो कौन कौन सी चीजें लोच हो सकती हैं। लोच माने कि हमारा रिस्पॉन्स है कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो इसी को हमने स्पष्ट करना है बार बार। और देख लीजिए, ये जो तिरछी रेखा गई है कीमत की, ये हमारी क्या है, यहाँ पे पूर्णतः लोचदार मांग को प्रदर्शित कर रहा है। और सबसे लास्ट वाली पूर्णतः बेरोजगार पढ़ेंगे तो ये ऐसी खड़ी लाइन के रूप में आपकी बनेगी इलास्टिसिटी, और बाकी लोचें सब इसके बीच में ही रहती हैं। ये तिरछी जो पड़ी है, तिरछी से खड़ी होने की दिशा में सारी लाइनें होती हैं, जैसे ये है, इन्हीं के बीच में सारी रेखाएं आ जाती हैं बाकी। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कितना आसान है ये। पूर्णतः लोचदार मांग है तो ये बोलता है जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन या बिल्कुल परिवर्तन ना हो। किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि हम शुरुआत में कीमत ही लिखते हैं सब, तो कीमत में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फिर भी रिस्पॉन्स पर परिवर्तन हो जा रहा है मांग में। देखिए रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ना और पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। कीमत तो स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, लेकिन देखिए मांग पहले Q1 थी, या इसको Q0 भी लिख सकते थे, और यहाँ थी कभी, फिर Q2 में चली गई। तो देखिए कीमत बदली नहीं, फिर भी उपभोक्ता ने मांग में परिवर्तन किया है, तो ये दिखाता है कि पूर्णतः लोचदार को। और वक्र जो बन गया DD का इस तरह से तिरछा बन गया। ये जो खड़ी रेखाएं ये तो दिखा रही हैं बस कि क्वांटिटी मात्रा में कितना परिवर्तन आया, और मांग की लोच हमारी तिरछी पड़ी है। ये हमारी पहली श्रेणी हो गई मांग की लोच की, पूर्णतः लोचदार मांग। अब समझते हैं सापेक्ष लोचदार मांग।
जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, मांग में अधिक आनुपातिक, उससे ज्यादा अंतर फर्क पड़ा है, तब ऐसी वस्तु को मांग की सापेक्षता लोचदार मांग कहा जाता है। देखिए चित्र द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए कीमत बदली थोड़ी सी, ये चित्र में दिख रहा है, थोड़ी सी बदली, लेकिन मांग मात्रा में इतना ज्यादा परिवर्तन दिखा रखा है। तो यही दिखाता है। ये देखिए एक्स एक्सिस जो होता है ये कीमत को दिखाता है, ये 0 पॉइंट होता है। इससे हम ऊपर जाते जाएंगे तो कीमत अधिक है, नीचे रहेंगे तो कीमत कम को दिखाता है। तो यही बस दिखा रहा है परिवर्तन की, पहले कीमत यहाँ थी फिर यहाँ हुई तो मांग मात्रा में परिवर्तन ज्यादा आया। इस कीमत में तो इतना खरीद रहा था लेकिन कीमत इतनी बदली और मांग मात्रा इतनी बदली। तो ये दिखाता है सापेक्षता लोचदार मांग को। अब आप आते हैं इकाई लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, परिवर्तन तो हुआ कीमत में, उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। जितनी कीमत बदलेगी उतना ही मांग में मात्रा में परिवर्तन आएगा। तो ऐसी वस्तु की मांग की लोचदार इकाई कहते हैं। अब ये देखिए कीमत इतनी बदली और इतनी ही, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, उसके कारण हमने यहाँ पे एक विभाजन नहीं कर रखा है। लेकिन आप मान के चले जितना यह परिवर्तन है इकाई, अगर इतना ही यहाँ परिवर्तन दिखाया जाता, थोड़ा सा इसको क्या दिखाया जाता, यहाँ पे दिखाने पर ये बिल्कुल इकाई लोचदार मांग होता। थोड़ा स्पष्टता नहीं दिख रही है, ये और ये हिस्सा बराबर होते दूरी का। तो ये जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। सापेक्षता विरोध। अब हम आ गए कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल रहा है, तो ये विलोचता को दिखाता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षता विरोधदार मांग कहा जाता है। देखिए कीमत बदली इतनी ज्यादा लेकिन मांग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। कीमत ज्यादा बदल रही है और ये खड़ा होने लग गई लाइन, विलोचता को दिखाएगी। जैसे ये डिमांड वक्र हमारा इस तरह से बन गया है, थोड़ा सा खड़ा होने लगा। पहले वो तिरछा था, फिर थोड़ा सा और खड़ा हुआ, फिर अब ऐसे बिल्कुल खड़े होने लग गए। अब पूर्णतः विलोचदार में ये बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में आ जाएगा। देखते हैं वाई एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। देखते हैं इसे। पूर्णतः विलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी, कीमत में तो बदलाव आ रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः विलोचदार मांग कहा जाता है। देखिए कीमत बदल रही है, कभी P1 कभी P2, कभी कुछ, तो ये बदल रही हैं कीमतें, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन डिमांड जैसी की तैसी है। जैसे मान लिया जाए जैसी यहाँ थी उतनी मांग रहा है। नमक की हमारे परिवार में निश्चित मांग होती है, चाहे कीमत थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाए, 1-2 रुपए 2-4 रुपए बढ़ घट जाए तो भी क्या है, मांग वही बनी रहती है कि महीने में कितना नमक हम लेते हैं, 1-2 पैकेट, तो उतना ही लेते रहेंगे। तो यह डिमांड को प्रदर्शित कर रही है ये रेखा, और ये देखे खड़ी हो गई, पूर्णतः बेरोजगार है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्वांटिटी नहीं बदल रही है कीमत में परिवर्तन से। तो इस तरह से हमने आपको 5 श्रेणियां बताई। अब मेजरमेंट में कोई भी चीज आए, जब एक आंसर आएगा तो इकाई लोचदार हो गई, जब एक से अधिक आएगा, 1 पॉइंट कुछ बढ़ गया या 2 आ गया 3 आ गया, अगर हमारी इलास्टिसिटी, तो हम बोलेंगे वो लोचदार है। माइनस में आएगा तो बेलोचदार है। अगर 1 से नीचे आएगी तो हम कहेंगे कम लोचदार है। अब देखते हैं, देखिए बड़ी आसान रीतियां हैं मांग की कीमत लोच मापन की रीतियां। मापने के तरीके क्या हैं, क्या सूत्र दिए गए हैं वो समझते हैं। तो 3 रीतियां हमने देख ली थी, पहले कुल व्यय रीति, फिर दूसरा आनुपातिक रीति, तीसरा बिंदु लोच रीति। तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। कुल व्यय रीति को हम देखते हैं। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। किन्होंने? मार्शल ने किया कुल व्यय रीति का। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन हुआ तो इससे कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। सूत्र ऐसे बन जाता है, कुल व्यय वस्तु की कीमत गुणा, ये जो निशान बनाया है गुणा का समझ लीजिए, वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की मांग, और कुल व्यय को, इसी चीज को हम कीमत को कहेंगे P और गुणा वस्तु की मांग को कहेंगे Q। तो इस तरह भी सूत्र बन जाता है। यहाँ पे जब हम कुल व्यय रीति पढ़ते हैं
तो इसको इसका जो आकलन है 5 जैसे श्रेणी में अभी हमने देखा, 5 में ना करके बस 3 में किया जाता है। ई बराबर 1, इलास्टिसिटी बराबर या तो 1 आएगा या 1 से अधिक कहते हैं या 1 से कम कहते हैं। तो 3 कैटेगरी बनाई होती है कुलवैरिटी में हमको सवाल हल करने के लिए। तो हमको एक चार्ट भी समझना पड़ता है। चार्ट ऐसा है, बहुत आसान है, याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो कभी कभी कुलवैरिटी के क्वेश्चन आते हैं, हम सीधा आंसर बता भी सकते हैं उसको देख के, उसमें क्या लिखा है करके क्वेश्चन में, और यहाँ ये याद हमने किया हुआ कुलवैरिटी का चार्ट, तो बड़ी आसानी हो जाती है। कुलवैरिटी में लोच की श्रेणियां ज्ञात करने के लिए सारणी समझना आवश्यक है। कुलवै विधि के जो सारणी है इस प्रकार है। यहाँ देखिए मांग की लोच लिखी है, 3 ही यूनिट हमने बताई थी, या तो इकाई से अधिक या इकाई से कम। तो आप याद रखें, अगर आपने अधिक लिखा है तो नीचे कम होगा और बीच में इकाई के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, और ऐसे ही याद करा, अधिक है तो अधिक ही करिए, क्योंकि ये याद कर लीजिए आप। और ऊपर अधिक है, नीचे इकाई से कम है। तो कीमत देख लिए, सब में लिखना है, बढ़ जाती है कम हो जाती है, बढ़ जाती है कम हो जाती है, बढ़ जाती है कम हो जाती है। और देखिए इकाई से अधिक में बढ़ जाने पर क्या स्थिति होगी, कुल व्यय कम हो जाता है। इकाई से अधिक होने पर कीमत कम हो जाती है, तो क्या होगा, लोच इकाई से अधिक कब आएगी, कीमत कम हो जाती है तो कुल व्यय बढ़ेगा। और इकाई कब आएगा, इकाई हमको कब मिलेगा, यानी एक आंसर हमारा किस स्थिति में आएगा, जब कीमत बढ़ जाती है लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 200 रुपए है तो 200 रुपए बना रहा, कीमत बदलने पर भी। कीमत कम हो जाती है तो भी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, 200 का 200 बना रहा, जो P इंटू क्यू के हिसाब से। अब इकाई से कम कब आता है आंसर, जब कीमत बढ़ जाती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाए, उसी दिशा में बढ़े तब कम है। कीमत कम हो जाती है तो कुल व्यय कम हो जाए। तो ये सीधी सी बात हो गई कि इकाई से कम इसकी इलास्टिसिटी है। कुल व्यय रीति का ये क्वेश्चन हम देखिए कितना आसान है। आप कैसे करेंगे, माना किसी वस्तु की कीमत में 4 रुपए है तो मांग मात्रा 120 है, और वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो मांग मात्रा 100 है। तो व्यय रीति से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ये व्यय इसने बोला है स्पष्ट करके कि व्यय रीति से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो आंसर ऐसे लिख देंगे, कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की मांग। इसको आज फिर लिख सकते हैं, कुल व्यय बराबर P इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। फिर प्रथम स्थिति क्या है, कीमत क्या है पहली स्थिति की 4 रुपए, और मांग मात्रा कितनी है, क्यू कितनी है 120। तो पहले कर लिए 4 गुणा 120 इक्वल टू 480। द्वितीय स्थिति देखिए, द्वितीय स्थिति में क्या है, वस्तु की कीमत कितनी है 5 है तो 5 लिख दिया कीमत की जगह, P की जगह, और मात्रा कितनी है 100, तो क्या परिवर्तन आया 500, बढ़ गई। अब ये क्या हुआ, अब हमको तालिका याद है, यह तालिका देखकर मतलब आप बना लेंगे कॉपी में फटाफट। तालिका देखकर बनाना चाहे तो, नहीं बनाना चाहे तो सीधा लिख सकते हैं। हम तालिका जो हमें स्पष्ट है, तालिका से हमें स्पष्ट है कि अगर कीमत देखिए, कीमत कैसे समझेंगे हम, पहले 4 थी, फिर बाद की स्थिति में द्वितीय स्थिति में 5 हुई तो बढ़ी, कीमत को हम बढ़ता हुआ समझेंगे। और कीमत बढ़ने पर मांग की इकाई लोच से कम है। अब ऐसी स्थिति में तालिका से हमको पता ही था कि मांग की लोच इकाई से कम आ रही है, कीमत बढ़ी और व्यय भी बढ़ गया, देख लिए उसी दिशा में गए, तो इकाई की लोच यहाँ पे कम होती है। अब आते हैं प्रतिशत या अनुपातिक रीति। प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। मांग की कीमत लोच इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके 2 सूत्र हैं, एक ये जो ऊपर दिया गया है इस पर भी आधारित कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, और दूसरा सूत्र है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे डिमांड, जब सप्लाई पढ़ेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखेंगे, एस लिख देंगे छोटा सा यहाँ नीचे, और यहाँ डी लिख देंगे जब डिमांड पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी गुणा पी बट्टे क्यू। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत यहाँ 4 है नीचे दी और 5 यहाँ है, और देखिए कम कीमत है तो ज्यादा मांग दिखाएगा उसके सामने, ज्यादा कीमत है तो कम दिखाएगा मांग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। अब इसने इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी निकालनी है, तो देखते हैं सूत्र में रखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू पी बट्टे क्यू। ये आपका सूत्र हो गया, पी क्या 0, यानी कि जो पहली वाली कीमत है और जो पहली वाली मात्रा है, इलास्टिसिटी आपने निकालनी है। P0 पहला 4 है, P1 बाद का 5 है, Q0 25 है, जो पहले की मात्रा है 25 है, Q1 20 है। अब डेल्टा Q का मान हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q का मतलब होता है कि जो बड़ा है, इसमें आप ये नहीं देखेंगे बड़ी मात्रा कौन सी है, बाद में जो दी है या पहले की जो दी है वो होगा। तो Q0 हमारा जो है पहले की मात्रा बड़ी है तो Q0 माइनस Q1 होगा, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5।
डेल्टा पी में कौन बड़ा है, बाद वाली P1 बड़ी है कि P0, उसको पहले लिखेंगे। P1 माइनस P0 इजिकल टू 5 माइनस 4 इजिकल टू 1 आ गया। अब इसको सूत्र में रखते हैं। देखिए डेल्टा क्यू कितना है, आपने निकाल रखा 5 है, 5 लिख दिया, कितना आसान है। डेल्टा पी का मान कितना है, 1 है, नीचे 1 लिख दिया, गुणा ऊपर P0 कितना है, आधार कीमत 4, 4 लिख दिया, आधार मात्रा कितनी है 25 लिख दिया, कितना आसान हो गया। अब हम ऊपर से नीचे वाली संख्याओं को चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ कहीं भी काट सकते हैं, या ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं। 5 से 25 को काटाइए तो 5 बार कटा तो ये आ गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 गुणा 1 4 और 5 गुणा 1 5, 4/5। 5 को जब 4 से डिवाइड किया तो ये 0.8 आपका आंसर आ गया। तो इलास्टिसिटी इकाई से कम है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि आपका किस पर आधारित है, ये प्रश्न आपका आधारित है जो खाली सीधा सूत्र होता है उस पर। एक वस्तु की कीमत में 5% कमी होने से उसकी मांग में 12% बढ़ जाती है। मांग कितनी बढ़ जाती है, 12%। प्रतिशत में दिया गया है ये क्वेश्चन सीधे ही। मांग की कीमत लोज ज्ञात कीजिए और बताइए मांग की लोजदार है अथवा बेलोजदार, क्यों। देखिए मांग की कीमत लोज का जो पहला सूत्र था, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आपने निकाला इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी में ऊपर मांग मात्रा में तो आपको सीधा बता रखा है मांग 12% बढ़ जाती है, तो 12 आपने प्रतिशत में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे वस्तु की कीमत में 5% कमी भी बता रखी है, कीमत में जो परिवर्तन है 5% नीचे लिख दिया। अब 12 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.4। इलास्टिसिटी अत्यधिक है, अत्यधिक लोचदार है ये। तो इस तरह से ये डायरेक्ट सूत्रों पर आता है। कभी थोड़ा घुमा के भी दे देते हैं प्रश्न। अब देखिए कीमत यहाँ तो दी ही नहीं है, पहली वाली P0 तो दिया ही नहीं है, P1 दिया है, Q0 दिया है 25 और Q1 दिया है 20। जो बड़ा होता है उससे घटा देते हैं। अब यहाँ दिया ही नहीं तो अब बड़ा कौन सा होगा हमको कैसे पता चले। 5 यहाँ लिखा है तो देख लीजिए जहां ज्यादा मात्रा दी है उसके सामने की कीमत कम होती है, तो हम मान के चलेंगे ये कम है डैश वाली जगह, और ये जो 5 है ये ज्यादा है। तो अब हम इसमें निश्चित रूप से लिखेंगे 5 माइनस यानी कि P1 माइनस P0 ही लिखेंगे। तो इलास्टिसिटी इजिकल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब देखिए इलास्टिसिटी हमको पता है 0.8 है, P0 हमको ज्ञात नहीं है ये वाली कीमत, और P1 हमको पता है 5 है, Q0 25 है, Q1 20 है। अब डेल्टा क्यू का मान हम निकालें। डेल्टा क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे, Q0 माइनस Q1, क्योंकि बड़ा पहला Q0 है। और P1 का डेल्टा P1 का मान निकालें तो P1 बड़ा है, तो P1 माइनस P0, तो ये हो गया P0 तो कुछ दिया नहीं, तो ये 5 माइनस P0। अब सूत्र की जगह रखने की कोशिश करते हैं। डेल्टा क्यू की जगह सीधा क्या आया, 5 आ गया। डेल्टा क्यू क्योंकि 25 माइनस 20 है तो 5 आया था। ये डेल्टा क्यू का मान यहाँ लिखा हुआ 5, ये दिखा रखा है। और नीचे क्या आएगा, डेल्टा पी में जब हमने डेल्टा पी का मान देगा 5 माइनस P0 हम नीचे लिख देंगे, गुणा ऊपर P0 हमको पता नहीं है, P0 आ गया, बट्टे जो पहला Q0 है 25 है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप नीचे लिखेंगे, मैंने यहाँ दाईं तरफ लिखा हुआ है, तो इसको देखिए इलास्टिसिटी की जगह जो 0.8 आ गया, इजिकल टू ये P0 बना ही हुआ है, 25 अपनी जगह में है, और ये 5 देखो, ये 5 से 25 को काटा तो ये 5 आ गया, और 1 गुणा P0 हो गया, और 5 माइनस P0 था तो यहाँ पे भी 25 कट के 5 रह गया, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25, और 5 से 5 माइनस P0, ये हो गया हमारा हल यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो नीचे ये चीज लिखी हुई है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजिकल टू P0 यहाँ बना ही रहेगा। इसका अगला स्टेप 0.8 कोष्टक में 25 माइनस 5 P0 बराबर P0, ये इसका हल निकल आया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 0.8 से जब 25 को गुणा किया तो 20 आया, 0.8 से जब 5 को P0 को गुणा किया 4 P0 हो गया, और P0 इजिकल टू के आगे है ही। अब 4 माइनस 4 P0 को जब P0 के साथ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 4 P0 प्लस P0 इजिकल टू ये तो बन गया 5 P0, और 20 यहाँ है। अब 5 दूसरी तरफ जाएगा, 20 को जब 5 से काटेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आनुपातिक रीति से एक और भिन्न प्रकार का क्वेश्चन था। अब समझते हैं हम बिंदु रीति या ज्यामितिक रीति। इस रीति को ज्यामितिक रीति भी कहा जाता है।
इस रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। समझिए, अब ये डिमांड वक्र है तो डिमांड वक्र इस तरह का ही होता है, तो हमारा यह कर्व ऐसा ही होता है। पूर्ति वक्र तिरछा होता है, तो हम डिमांड वक्र का ये निकालना चाह रहे हैं ज्यामितीय रीति से। तो सूत्र है, ये आप याद रखें। निचला भाग हमको लाइन के ऊपर लिखना पड़ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू निचला भाग, यानी कि हमने यहाँ पे आर बांधा है। आप चाहे तो इसको ये जो है निचला भाग रेखा से आर बिंदु से नीचे का भाग है, ऊपर का भाग रेखा से आर बिंदु से ऊपर का है। अब देखिए ये रेखा खींची हुई है, इसमें जो हमारा वक्र है यहाँ आर बिंदु से जो नीचे का भाग जो है ये इतना ही है, यहां से यहां तक। ये अगर ज्यादा होगा और ऊपर का भाग कम होगा तो इलास्टिसिटी 1 से अधिक, और अगर ये बराबर होंगे दोनों भाग तो 1, और ऊपर वाला भाग कम होगा, निचला वाला भाग कम होगा और ऊपर वाला अधिक होगा तो ये 1 से नीचे आएगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।